गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में ये पता होना चाहिए कि हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हम किसी भी बिज़नेस का स्टार्टअप करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हमें जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, टैक्स रेट्स वगैरह। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जो है मैक्रो इकोनॉमिक का एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, यानी कि जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि जो मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं बिजनेस के। बिजनेस जो है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बस उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकता है। तो जो इंटरेस्ट रेट है यदि वो बिल्कुल हाई होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी इंटरेस्ट रेट, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें जो फंड की ज़रूरत है, तो उसके लिए जो हम लोन वगैरह लेते हैं, अगर लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो हम मतलब मुश्किल है, इतना जो है ज़्यादा हाई रेट इंटरेस्ट है तो जो है लोन भी हम नहीं ले सकते। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हाई, यदि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो रखा है, जो बिजनेस हैं वो ऑब्टेन करेंगे चिपर कोस्ट पे लेबर को, जो लेबर है, यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है, यानी कि लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको रोज़गार मिल ही नहीं रहा है, तो जो क्या सोचेंगे लोग कि भाई बेरोज़गार होने से अच्छा है हम कम पैसों में काम कर लें, यानी कि जो लेबर है वो चिपर कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए, टू हाई, तो इसका मतलब है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। और जो क्योंकि अगर बहुत ही ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया तो जो कंज्यूमर है वो स्पेंड भी बहुत कम करेगा, जो नेसेसरी गुड्स है उनको भी नहीं खरीदेगा। यदि जो नेसेसरी गुड्स है उनको भी नहीं खरीदेगा, यानी कि जो बिजनेसमैन है, सेल्स पर्सन है, उनकी सेल ही नहीं होएगी। अगर सेल नहीं होएगी तो प्रॉफिट नहीं होएगा, प्रॉफिट नहीं होएगा तो इकोनॉमी जो है ग्रोथ कैसे करेगी। देन जो है जो टैक्स रेट्स हैं, टैक्स रेट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी की ग्रोथ में। यदि जो है ज़्यादा हायर टैक्स रेट्स हैं तो ये जो है लोगों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है कि बहुत ज़्यादा टैक्स जा रहा है। बट ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट के लिए ये बेनिफिशियल भी है टैक्स रेट, टैक्स लगाना। जैसे कि जो ये टैक्स रेट है ये जो है जनरली वेलफेयर के लिए यूज़ होते हैं, जो टैक्सेस वगैरह लगाती है गवर्नमेंट, ये जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है, जो वो टैक्स के द्वारा कलेक्ट किए जाते हैं पैसे। देन आता है करेंसी एक्सचेंज रेट्स। जो करेंसी एक्सचेंज रेट्स होते हैं ये भी जो है या तो मतलब पॉजिटिवली भी इम्पेक्ट कर देते हैं और नेगेटिवली भी इम्पेक्ट कर देते हैं, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्री में हमारे जो है प्रोडक्ट्स को। तो अब हम समझेंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है। पहले तो हमने देख लिया कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी बिजनेस यदि स्टार्ट किया जाता है या फिर बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि सारे पैसे हमारे पास अवेलेबल हों, कुछ हमें बाहर से भी लेने पड़ते हैं, तो हमें इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना चाहिए, जो कि जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, हम नहीं डिटरमाइन कर सकते। ये जो है पूरी इकोनॉमी को एज ए होल इम्पैक्ट करती है। जैसे इंटरेस्ट रेट भी, टैक्स रेट वगैरह, करेंसी रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एज जो है पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, ये एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है? The economic environment consists of external factors in a business market and the broader economy that can influence a business. You can divide the economic environment into micro environment which affects business decision making. यानी कि जो वैसे तो हम क्या मानते हैं कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, बट देखा जाए तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बिजनेस के इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी। इंटरनली मतलब जैसे वो मतलब अपन बस बिजनेस को ही इफ़ेक्ट कर रहा है, बाहर वालों को नहीं इफ़ेक्ट कर रहा है। और
मैक्रो लेवल पे ये है कि जो वो बिजनेस है वो उसका इम्पैक्ट मतलब एज ए होल एंटायर इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है, जो भी पार्टिसिपेंट्स है उस इंडस्ट्री में सबके ऊपर पड़ रहा है। मैन इकोनॉमिक फैक्टर्स एक्ट एज एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट ऑन योर बिजनेस। मतलब वो मतलब मेनली जो है हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ही होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कुछ मैक्रो फैक्टर्स को। मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो इन्फ्लुएंस करती है इकोनॉमिक फैक्टर्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ब्रॉड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी एंड ऑल ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग योर बिजनेस। मतलब जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो जो है अपनी जो बिजनेस है, बिजनेस को भी और जो इकोनॉमी है उसको भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, और जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें इकोनॉमी में उन सबको। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो है मैक्रो फैक्टर है, जो कि एक इंडिविजुअल के ऊपर इम्पैक्ट ना डालकर पूरे इकोनॉमी के ऊपर जो है इम्पैक्ट डालता है। अब जैसे कोई बेशक किसी ने मतलब पर्सनल लोन लेना हो या फिर बिजनेस लोन लेना हो, तो मतलब इंटरेस्ट रेट तो इक्वली रहेगी ना। ये तो नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कम इंटरेस्ट रेट है, दूसरे के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। एक बंदा बिजनेस करना चाहता है उसके लिए कम है, दूसरे के लिए ज़्यादा है। मतलब ये नहीं है कि ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है, ये एज ए होल मतलब डिटरमाइन की जाती है इंटरेस्ट रेट। जिसको जितना लोन लेना है वो उसके अकॉर्डिंग जो है डिटरमाइन होती है। यदि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो जो है लोग नया बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या पता प्रॉफिट ना हो और ये इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा देना पड़ जाए। ऑन द अदर हैंड यदि इंटरेस्ट रेट कम है तो क्या होगा, जो इकोनॉमी है हमारी एक्सपेंड करेंगी, लोग नए नए बिजनेस करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है तो हम अपना नया सेटअप कर सकते हैं। देन आता है टैक्सेस। जो टैक्सेस होते हैं वो भी जो है अलग अलग डिटरमाइन किए जाते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल के लिए अलग से टैक्स रेट हो गए यदि वो कोई बिजनेस कर रहा है या भी सैलरीड पर्सन है, और जो कंपनीज वगैरह है उनके लिए अलग से टैक्स जो है डिटरमाइन किए जाते हैं। जैसे कि कंपनी पे अभी जो है 30% टैक्स लगता है फॉरेन कंपनीज के ऊपर। तो ये नहीं है कि इसके ऊपर कंपनी के ऊपर इतना टैक्स लग रहा है, दूसरे के ऊपर इतना। मतलब ये जो है एज ए होल इकोनॉमी, मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं सभी के ऊपर, जितने जो भी जैसे भी कंपनी स्टार्ट कर रखी है जिसने, मतलब टैक्सेस तो लगने ही हैं उनके ऊपर। अगर जो टैक्सेस हैं वो हाई रेट से लग रहे हैं तो एंटायर इकोनॉमी के ऊपर इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। देन आता है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट यदि हाई है, यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है, तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरे जो है एज ए होल पड़ेगा पूरे इकोनॉमी पे। यदि इन्फ्लेशन रेट हाई है तो क्या करेंगे लोग, जो है कम परचेज़ करेंगे। कम परचेज़ करेंगे तो क्या होगा, जो है सेल वगैरह नहीं हो पाएगी। सेल वगैरह नहीं होगी यानी कि उनका बिजनेस जो है स्लो चलेगा, यानी कि प्रॉफिट कम होंगे। प्रॉफिट कम होंगे यानी कि जो इकोनॉमी में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन देना था वो भी कम होएगा। तो यानी कि पूरे ऑल ओवर जो है इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। देन आता है करेंसी एक्सचेंज रेट। अभी कोई बिजनेस कर रहे हैं और उसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं, तो करेंसी एक्सचेंज रेट का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी जैसे जो डॉलर है वो 1 रुपया जो है $82 के इक्वल हो रखा है अभी। यानी कि जो है अभी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो एक्सचेंज रेट करवाएंगे। अभी मान लो कोई हमने मशीनरी ली है, इंपोर्ट की है, वो मतलब इंडियन रुपीस में तो हम बोले लगाएं 1 लाख रुपए की है, तो मतलब डॉलर के अकॉर्डिंग वो 82 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। अब देख लो आप कि 1 रुपया और कितने डॉलर के बराबर है वो। मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देन आता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इनकम। ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इनकम वो इनकम होती है
जो कि एक कंज्यूमर ने मतलब इनकम कमा ली, उस इनकम में से यदि हम टैक्सीज को एंड उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं, नेसेसिटीज़ के लिए जो उसने एक्सपेंडिचर किया है उसको हम डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारी डिस्क्रिशनरी इनकम बच जाती है। ये वो इनकम होती है जो एक कंज्यूमर जो है अपने लग्जरियस आइटम्स को ख़रीदने के लिए यूज़ करता है, यानी कि जो अननेसेसरी चीज़ें होती हैं अपनी एन्जॉयमेंट के लिए यूज़ कर लेता है। वो जो पैसे हैं कहीं टूर वगैरह पे चला जाए, मतलब जो भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो होती है डिस्क्रिशनरी इनकम, वो जब एक्सपेंड करता है उसके ऊपर। तो मतलब इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो इनकम है यदि वो बढ़ रही है तो हम ये एनालाइज करेंगे कि जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रोथ कर रही है, क्योंकि उसकी जो डिस्क्रिशनरी इनकम है वो तभी ग्रोथ होगी जब उसकी जो है एक्चुअल जो इनकम है वो इंक्रीज़ होएगी। और वो कैसे इंक्रीज़ होएगी, यदि इकोनॉमी जो है ग्रोथ कर रही है तो उसकी जो है सैलरी भी इंक्रीज़ होएगी। देन आता है सेविंग रेट्स। सेविंग रेट जनरली 2-3% ही होती है, इतना ज़्यादा नहीं होती है ये। जो बैंक वगैरह हैं रेट सेविंग्स के ऊपर जो है इंटरेस्ट देते हैं, तो वो अगर ज़्यादा जो ये सेविंग रेट होएगी तो जो पीपल हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा सेविंग करेंगे। ऑन द अदर हैंड वो किसी और जगह इन्वेस्ट कर देंगे। तो जो सेविंग रेट है ये भी जो है मतलब ओवरऑल होती है पूरी इकोनॉमी के लिए, ये नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के लिए हो। देन आता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल। यदि जो है कंज्यूमर को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो फ्यूचर में जो है इतनी ऊंचाइयों को छू लेगा, उसको लग रहा है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूंगा पैसा, यहाँ से मेरे को इतनी इनकम हो सकती है, मैं यहाँ काम करूँगा तो ये है, मतलब जितना वो पॉजिटिव अपने बारे में सोच रहा है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का, तो वो क्या करेगा, अभी जो उसके पास पैसे हैं वो उनको जो है स्पेंड कर देगा अभी के लिए। और अभी अगर वो स्पेंड करेगा तो क्या होगा, जो सेल्स हैं वो भी इंक्रीज़ होएंगी, सेल्स इंक्रीज़ होएगी तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होएगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होएगा तो जो है इकोनॉमी की ग्रोथ में भी जो है बिजनेस वगैरह कंट्रीब्यूट करेंगे। ऑन द अदर हैंड यदि कंज्यूमर सोच रहे हैं कि नहीं भाई फ्यूचर में तो ये ऐसा होने वाला है, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे आगे, ये है वो है, यदि वो ऐसा सोच रहा है अपने बारे में तो वो क्या करेगा, जो अभी उसके पास पैसे हैं वो सेव कर लेगा, उनके उनसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। तो इससे जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जो है पैसे की जो सर्कुलेशन है वो रुक जाती है। देन आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी जैसे बहुत सारे लगभग जो है 20,000 के नियर जो है इंडिया में वर्कर्स को जो है एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया गया है। जैसे ये बायजूस वगैरह है, अनअकैडमी है, मीशो ऐप है वगैरह, मतलब जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, मतलब इन है कुछ 10-15 कंपनीज जिन्होंने जो है ले ऑफ कर दिया है अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनके पास इतना काम ही नहीं है अभी। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमारी जो है इकोनॉमी डाउन चली जाएगी। तो कुछ भी हम बिज़नेस कर रहे हैं हमें देखना चाहिए एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। यदि एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, जो बिज़नेस हम सेटअप कर रहे हैं, यदि हमें लेबर की ज़रूरत है तो लेबर हमें चीप रेट से अवेलेबल हो जाएंगे, यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। तो इसको भी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, कोई भी हम बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं या फिर एक्सपेंड कर रहे हैं। देन आता है रिसेशन। रिसेशन और डिप्रेशन। रिसेशन क्या है, मतलब एक तरह से जैसे 20,000 इनकम थी उसकी किस बंदे की, फिर उसकी मतलब रिसेशन की वजह से इनकम जो है कम होती जा रही है, 20 थी 10 है फिर 5 हो गई, मतलब ऐसे इसको हम रिसेशन करेंगे, मतलब वो लो लो होती जा रही है। जबकि जो डिप्रेशन है उसमें तो बिल्कुल ही जैसे अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, मतलब लोग घर ही बैठ जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में यही जो है बेसिक डिफरेंस है।
मतलब रिसेशन के साथ तो हम डील कर सकते हैं। रिसेशन में क्या होगा, मतलब स्पेंड तो करेंगे कंज्यूमर, बट कम करेंगे। बट जो डिप्रेशन है उसमें तो कुछ स्पेंड ही नहीं करेंगे क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पेक्ट करते हैं, और हम जो भी बिजनेस करना चाहते हैं इन सभी फैक्टर्स को जो है पहले ही कंसिडर कर लेना चाहिए। देन आता है माइक्रो फैक्टर्स। माइक्रो फैक्टर्स भी जो है इम्पैक्ट डालते हैं। माइक्रो फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि जो बिजनेस फॉर्म है उसको इंटरनली इम्पैक्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है जो माइक्रो फैक्टर्स है हमारे वो जो है होल इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़े, मतलब पड़ तो सकता है बट इतना नहीं पड़ेगा। अगर जो है हम जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, यदि उसका जो है मार्केट शेयर बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि उसने मार्केट को पूरी को कैप्चर कर रखा है, तो मतलब होल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका। यदि जो मार्केट साइज़ है वो कम है, हमारी जो इंडस्ट्री का मार्केट साइज़ कम है, तो मतलब होल इकोनॉमी को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि जो इंडिविजुअल जो वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देन आता है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई का जैसे कि सप्लाई एंड प्राइस का हमेशा से ही जो है इन्वर्स रिलेशनशिप रहा है। सप्लाई जो है ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइसेस कम होंगे। यदि सप्लाई कम है तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे। तो मतलब डिमांड एंड सप्लाई का हमेशा ही यहाँ चलता रहता है। यदि जो हमारी इंडिविजुअल जो इंडस्ट्री है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स की जो है डिमांड ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हमें इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा हो जाएगा। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रखी है तो कॉस्ट पर प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगी, जिससे जो है कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड यदि डिमांड ही नहीं है, प्रोडक्ट की बहुत कम डिमांड है, तो क्या होगा, वहाँ से क्योंकि सेल डिमांड तो है ही नहीं, क्यों फिर प्रोडक्शन भी कम ही किया जाएगा। प्रोडक्शन कम करेंगे तो क्या होगा, कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा, तो इससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, जो कि मतलब ये जो है एक इंडिविजुअल फर्म के को इम्पेक्ट कर रहे हैं ये वाली चीज़ें। देन आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स जो है वो होते हैं जो हमारी जो है इंडस्ट्री में सेम काम कर रहे हैं, या फिर हमारे जैसे कुछ सब्स्टिट्यूट जो है बना रहे हैं वो। जैसे कि कोई मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो उसको केवल मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी से ही कंपटीशन नहीं है, बल्कि जो टू व्हीलर बना रही हैं जैसे ये स्कूटी वगैरह हैं आज, जैसे कि ये पहले वाली जो पेट्रोल वाली स्कूटी थी, और अभी जैसे ये लाइट वाली आ गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली। तो मतलब इनके ज़्यादा जो है ये दोनों जो है कॉम्पीट कर रही हैं आपस में। मतलब किसी के कुछ एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज हैं ऐसे ही, मतलब ये दो जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये कॉम्पीट कर रही हैं आपस में। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए जो जो हमारे कॉम्पिटिटर की वीकनेस है, हमें उसका पता लगा लेना चाहिए, और जो उनकी वीकनेस है वो हमें अपनी स्ट्रेंथ बना लेनी चाहिए, तभी हम जो है कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। देन आता है सप्लायर। सप्लायर में जो है कौन आते हैं, जो कि हमें हमारी इंडस्ट्री के लिए जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई करते हैं, और इसके लिए हमें दो पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो हमारा सप्लायर है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूसली हमें सप्लाई दे, ऐसा होना चाहिए वो। यदि जो है वो रिलायबल नहीं है तो हमें जो है इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री यदि हम रखेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा जो है इन्वेंट्री रखने के लिए कॉस्ट आएगी, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, तो ये हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं है। देन आता है मल्टीपल सप्लायर्स। आज के जो है ज़माने में बहुत ही रिस्की है एक ही सप्लायर के ऊपर डिपेंड होना, तो इसके लिए जो है हमें मल्टीपल सप्लायर्स जो है होने चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। क्योंकि अगर एक ही सप्लायर होगा तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है, जैसे वो सप्लायर स्ट्राइक वगैरह कर दे, लॉकआउट कर दे, उधर भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो हमारे बिजनेस को जो है नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे बिजनेस के हैं सप्लायर जो हैं एक से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि जो है उस सप्लाई के रिस्क से बचा जा सके।
देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन चेन, जैसे कि रिटेलर्स वगैरह हो गए, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। होलसेलर भी हो सकते हैं, इसमें रिटेलर्स भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, मतलब इसके लिए जो कि मतलब कंज्यूमर तक जो है हमारा जो है प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में हेल्प करे, वो सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं। तो जो हमारे पास जो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होने चाहिए, ताकि एक जगह से कोई मना भी कर दे तो दूसरी जगह से जो है सप्लाई हम करते रहें, डिस्ट्रीब्यूट करते रहें हमारे प्रोडक्ट्स को। और जो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये जो है माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये पूरे मतलब अगर बिजनेस की सप्लाई बंद हो गई, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो ये जो है होल इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये केवल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही इम्पैक्ट डालेगा। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसको उसका जो है हमें ध्यान रखना चाहिए बिजनेस करते टाइम भी। और जब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या फिर बिजनेस हमने पहले से ही शुरू कर रखा है, या फिर बिजनेस को हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को जो है इम्पेक्ट करती हैं। थैंक यू।